दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। आपका सबका हमारे अपने फिजिक्स के चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ जाने वाले हैं, दैट इज एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आज तक हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, वो हमें इसके पहले के सारे लेक्चर्स में मिल जाएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक मैंने क्या कर दी है, अपने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आपको सबको उसके उसके थ्रू अगर जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे। और बाकी जो सब मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में मेरे सीख रहे हैं, तो सबके लिए ये एक इंपॉर्टेंट, यानी पहला हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अलग था दोस्तों। और अब से एक 2 से 3 लेक्चर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट थोड़े अलग टाइप से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अब तक का मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कैसा था, हमारे पास एक करंट चलता था और उसके आसपास हम क्या प्रोड्यूस करते थे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास एक ऐसा लॉ है जिसे एम्पियर्स लॉ कहा जाता है, एम्पिरियन लूप लॉ भी कहा जाता है। कि इसमें होगा क्या, इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, यानी करंट ही ज्यादा हो गया, आई की वैल्यू ही बढ़ गई। अगर आई की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, तो इसके लिए हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ता है, दैट इज एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ, इट इज डिटरमाइंस मैग्नेटिक फील्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इट इज एप्लीकेबल व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट। तो इसको तो हम देखेंगे ही, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो मैंने बस आपको एम्पियर्स लॉ के बारे में बता दिया। एक शांति वाला लेक्चर हम पढ़ेंगे जिसमें लॉ और लॉ का एक्सप्लेनेशन हमको आज क्या करना है, पढ़ना है। तो दोस्तों, आप जहां से भी देख रहे हैं, आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं एम्पियर्स लॉ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और बेटा, हम बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर रोज लेक्चर क्यों नहीं आता है। बेटा, रोज लेक्चर आ नहीं सकता है, लेक्चर की प्रिपरेशन की भी करनी पड़ती है। मैं आपको बहुत सारा कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल नोट्स के फॉर्मेट में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ वही आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसलिए मेरा बोर्ड का, मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, वो सब आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए। सिलेबस मैं खत्म करूंगा, सिलेबस में पूरा सिलेबस इसी चैनल पे खत्म करूंगा। कुछ चैप्टर्स जो मैंने बीच में छोड़े हैं वो सबसे आखिरी में खत्म करने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके बेटा, आपको अगर चैनल को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है, दैट इज मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमें जरूरत भी है और आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, तो सुपर चैट्स भी हमने क्या कर दी है, एक्टिवेट कर दी है। बेटा, इसी नोट के साथ हम एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। एम्पियर्स लॉ हमारे टॉपिक पे फिर से आएंगे। और एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ डिटरमाइंस द मैग्नेटिक फील्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके, तो एम्पियर्स लॉ के हेडिंग के नीचे सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा, और फिर उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। चलिए बेटा, स्टेटमेंट के बारे में बात करिए। मैंने जगह इसलिए यहाँ पे रखी है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मैं आपको स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पे डायग्राम से उसको समझा के भी बोलूंगा। आपको एग्जाम में अगर एम्पियर्स लॉ लिखने के लिए आया, जो पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में भी आया था बेटा, पिछले साल और उसके पिछले साल भी, यानी ये बोर्ड के एग्जाम के लिए 2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ। तो एक्सप्लेनेशन के लिए 1 ही मार्क होता है, इसके लिए 1 मार्क होता है, और मैथमेटिकली हमें आपको लिखना पड़ता है। तो हर एक चीज समझ में आएगी कि कैसा लिखना है। इसलिए हमको आज के लेक्चर में एम्पियर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए उन्होंने क्या बताया है, स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेंगे कि किसके बारे में बात हो रहा है। समझ लीजिए, कोई एक कॉइल है, समझ लीजिए ऐसी कॉइल है, और जिस कॉइल से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ही करंट है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसे कैलकुलेट करते करते इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, ऐसा समझ लीजिए इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनका कहना क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। पहली बात कि पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए,
कि ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, इट्स वैल्यू इज गिवन बाय मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट बी डॉट डी एस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन म्यू जीरो टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट। B डॉट डी एस इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट, यानी ds क्या है यहाँ पे, ds रिप्रेजेंट्स द एरिया। ds क्या रिप्रेजेंट करता है, ds रिप्रेजेंट करता है एरिया। हम ds के बजाय b डॉट dl भी लिख सकते हैं, आप समझ लीजिए, b डॉट dl भी लिख सकते हैं। dl क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज dl विल इंडिकेट द लेंथ। ओके, dl क्या इंडिकेट करेगा, लेंथ इंडिकेट करेगा। तो b डॉट dl, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b dl cos थीटा। क्यों, क्योंकि dl कौन सा प्रोडक्ट है, ये पूरा स्ट्रक्चर कौन सा प्रोडक्ट है, दिस इज कोसाइन प्रोडक्ट। तो हमें इक्वेशन मिलता है यहाँ पे लिखने के लिए, हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए। और म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा इप्सिलॉन जीरो है, यहाँ पे म्यू जीरो है, कांस्टेंट का रिप्लेसमेंट कांस्टेंट आ गया। तो हमें चीजें जैसी दिखती हैं, चीजें जैसी समझनी चाहिए कि वो ऐसी हैं कि इसे ही हम रिप्लेसमेंट में b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये इंटीग्रेशन का साइन तो लिख लिया, लेकिन इंटीग्रेशन के साइन में सर्कल क्यों लिखा है। तो इंटीग्रेशन के साइन में सर्कल इसलिए लिखा जाता है कि द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये साइन इंडिकेट करता है दैट इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड अलोंग अ लूप, कि एम्पियर्स लॉ सिर्फ एक लूप में लगेगा, इससे ज्यादा। अगर ओपन एंड की वायर है, जैसे हमारे चैप्टर में पहले थी, ऐसे एक एंड की वायर है, तो इस एंड्स में, इस केस में एम्पियर्स लॉ नहीं लगेगा। एम्पियर्स लॉ कब लगेगा, जब हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के बीच में हमारे पास जब एक लूप बन रहा है, उस लूप को कहा जाता है बेटा एम्पेरियन लूप। उस लूप को भी क्या कहा गया, एम्पेरियन लूप कहा गया। जैसे एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं, मैं आपको क्या करूंगा, हम एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी जगह हम बचा के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लेकिन आप इसके नीचे ही लिखना, और हम बिना पॉज किए लिखने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए एक लूप कंसिडर किया है, डायग्राम आपको नोटबुक में थोड़ी बड़ी बनानी है, हाँ आप थोड़ी बड़ी बनाना डायग्राम। अब मैंने ये एम्पीरियन लूप है मेरा, ये बन गया मेरा एम्पीरियन लूप, और इस एम्पीरियन लूप में हमने कंसीडर कर रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से जा रहा होगा करंट, और सो ये बन गया हमारा dl। अब ds तो नहीं होगा, सरफेस तो हमारा नहीं है, लेंथ है, तो dl बन गया। अगेन बेटा समझ में, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो बेटा कि समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जमावड़ा कर लेंगे। तो समझ लीजिए ये होगी हमारी I1, ये भी होगी I2, और आप कहेंगे कि सर क्या कर लीजिए कि एक आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर निकाल लीजिए, तो ये हो गया, होगी, तो इसे कह लेंगे एक I3। ओके, ये होगी हमारी I3 हो गई। यानी I1 I2 कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, I3 किधर जा रही है, अंदर जा रही है, यानी इसके डायरेक्शन से अलग है। कोई कहेगा सर बाहर के मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रूल होता है क्या, तो हम क्या कर लेंगे, इधर I4 भी ले लेंगे। I4 अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसका टेंशन नहीं है। अब I4 लूप के बाहर है, इसलिए लूप के बाहर की मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें काम में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, लूप के कैसा है, बाहर है। तो लूप के अंदर, क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम अगर लेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ कौन सा है, dl है। ओके, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो इसे हमने क्या कह लिया, b dl cos थीटा। अब आप कहेंगे सर थीटा कौन सा है, तो बेटा ये थीटा है। कौन सा थीटा बन गया हमारे लिए, dl और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का, dl और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक थीटा बन गया, जिसे हमने b dl cos थीटा। ये एम्पियर्स लॉ नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे हमने लिख भी लिया। इसका रूल क्या हो गया था, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया था। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बाय एम्पियर्स लॉ क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ B अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू दैट B
डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट। अब म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी लूप के अंदर के ही इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर करने पड़ेंगे। I1 प्लस I2 माइनस I3। माइनस I3 क्यों? क्योंकि I1 और I2 के डायरेक्शन से अलग, अपोजिट किसकी डायरेक्शन बनी है? I3 की डायरेक्शन बनी है। I4 क्यों नहीं? क्योंकि I4 लूप में नहीं है। समझ में आया? I4 लूप में नहीं है। इसे हम लिख भी कैसे सकते हैं? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, B डॉट डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 माइनस I3। हर बार I1 I2 I3 रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, एक ही बार रहेंगे। इस डायग्राम में थे इसलिए हमने कंसीडर कर लिया। I4 लूप के बाहर था इसलिए उसे कंसीडर भी नहीं किया। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको कि म्यू जीरो टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी द म्यू जीरो टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट। और म्यू जीरो टाइम्स यानी क्या लिखना पड़ेगा? म्यू जीरो टाइम्स यानी आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मल्टीप्लीकेशन में आपको म्यू जीरो लिखना पड़ेगा। इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब डायग्राम की वजह से तो, और ये एम्पियर्स लॉ हो गया और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? कॉस प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। हम इन दोनों को कंपेयर करके आगे क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है सर्कुलर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर कोई सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है और उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उतना मैं आपको क्या करूंगा? निकाल के दिखाऊंगा। तो इसको मैं एक बार पूछ लेता हूं बेटा। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और सबको पढ़ाते रहिए। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, आप बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन बन गया, एक्सप्लेनेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अगर स्ट्रेट कंडक्टर से डिस्टेंस r का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा तो आप बायोट-सावर्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लेकिन उसे कहा गया है ना यहाँ पे कि कौन से लॉ से निकालना है? एम्पियर्स लॉ से निकालना है, ऐसा कहा जाएगा आपको। एक्सप्लेनेशन में आपको दिया जाएगा कि आप एम्पियर्स लॉ से निकालिए या हमें बायोट-सावर्ट लॉ से निकाल के दीजिए। तो हमने क्या कर लिया, इसमें करंट फ्लो करेंगे हम, और अभी यूज कौन सा करेंगे हम? एम्पियर्स लॉ, जिसके वजह से ऐसा लूप में इस पॉइंट P के आसपास समझ लीजिए R जो डिस्टेंस पे है उसमें क्या फ्लो हो गई? मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो गई। समझ लीजिए ये हो गया हमारा dB, बन गया dB, हमारा dB उसमें बन गया। अब यहां पे मैं सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन पे ही आता हूं कि हमारा लॉ क्या है? B डॉट डी एल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें अगर लिखना है तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले LHS का पॉइंट कंसिडर करेंगे हम। LHS में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल, यानी क्या? इंटीग्रेशन ऑफ B डी एल कॉस थीटा। अब B और DL में, B और यही DL है ना, यही DL है, यही B है। एंगल कितना है कोइंसिडेंस का? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये बन गया आपका B डॉट डी एल। ओके, B डॉट डी एल। और अगर इसे कहने के लिए हमने एंगल इज इक्वल्स टू R अपॉन रेडियस की बात अगर निकाल ली तो ये हमारा बन जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू B इंटू R डी थीटा बनेगा। B इंटू R डी थीटा। इंटीग्रेशन की भी साइन की जरूरत यहां पे हमारे लिए नहीं है। ओके, तो B इंटू R डी थीटा, क्यों? R हो गया DL और R डी थीटा की वैल्यू हमने डाल दी। सब्स्टिट्यूशन अगर कर लेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या मिलेगा? हमारा बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई आर। इसके पहले के ही एक्सप्रेशन में हमने क्या कर लिया था? इसे सॉल्व कर लिया था। म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई आर, और म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई आर की वजह से हमने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन कर लिया था B डॉट डी एल, B की वैल्यू इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई आर इंटू R डी थीटा। DL की वजह से R डी थीटा उधर लिख लिया। ओके, इधर DL लिख लिया, इधर क्या लिख लिया? R डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 टू 2 पाई, टोटल सर्कल। ओके, सब कैंसिल आउट हो गया। वो यहाँ पे क्या बचा? म्यू जीरो I। देयरफॉर इंटीग्रल
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एनी क्लोज लूप इट इज गिवन बाय म्यू 0 आई। एक सीधा सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने एम्पियर्स लॉ का देने की कोशिश की है। आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने आपको ये बताया कि आप यूज कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है एम्पियर्स लॉ। उसका स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। समझ में आ गया बेटा? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, होमवर्क भेजते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए बेटा, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा।